इसराइल के हमलों में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह बड़े ताकतवर शख्स थे और वो बड़ी अहमियत के हामिल थे। जितनी आसानी के साथ हम ये अल्फाजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं गौर कीजिएगा, जितनी आसानी के साथ नसरुल्लाह का कत्ल हुआ है, ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। जहाँ ये पता हो, पहले से मालूम हो कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, वहाँ पर इस तरह की लापरवाही, कोताही या चूक वो मायने रखती है। तकरीबन 1 साल से फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जारी है। हमास के लीडर्स और जो दूसरे फ़लस्तीन के संगठन हैं वो इस जंग को लड़ रहे हैं मैदान में। बड़ी जंग है, बड़ा ख़तरनाक जंग है और भारी नुकसान दोनों तरफ से हुए हैं। जो फ़लस्तीन के ग्रुप्स हैं उन्होंने इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचाए इस दौरान। वहीं इसराइल ने भी सिविलियंस को, आम शहरियों का कत्लेआम किया। वो हमास का कुछ नहीं बिगाड़ सके। टोटल लीडरशिप हमास की आज भी इंटैक्ट है, सलामत है, खुदा का शुक्र है। इस्माइल हनिया का कत्ल हुआ या बाकी और 2-4 लोग जो थे हमास के लीडर्स, जो पॉलिटिकल थे, उनका जो कत्ल हुआ वो अलग मामला थे। लेकिन यहाँ पर हसन नसरुल्लाह का जो असैसिनेशन है वो बड़े सवाल खड़े करता है। और ये सवाल खड़े जो हो रहे हैं वो ईरान की सलाहियतों को लेकर के खड़े हो रहे हैं। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद लोग ये उम्मीद कर रहे थे और बड़ी खबरें थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, हज़ारों रिपोर्ट्स भारत टीम में न्यूज़ चैनल्स की आपको मिल जाएगी। क्या भी ईरान हमला करेगा इसराइल के ऊपर, लेकिन वो हमले नहीं हुए। उस पर हमने बात की, बताया क्यों नहीं करेगा ईरान हमला। अमेरिका और इसराइल ने बड़ी कामयाबी और महारत के साथ पूरे मिडिल ईस्ट में, बिलखुसूस ईरान के अंदर जासूसी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। ईरान में चुनाव हुए, नए राष्ट्रपति वहाँ मुंतखब हुए। उनसे पहले इब्राहिम रईसी और कई सारे ईरान के बड़े लीडर्स की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में होती है। मैंने निजी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में पहली खबर लगाई थी, इब्राहिम रईसी को मोसाद ने कत्ल कर दिया है। वो पहली खबर थी जो हमने लगाई थी www.tcjung.com पर।
इब्राहिम रईसी की का जो कत्ल था, ईरान ने खामोशी इस पर अख्तियार की। ठीक है, टेम्परामेंट, टेम्परेचर उन मापा जाता है। किसी को बुखार है, कितना बुखार है, ये थर्मोमीटर लगाने के बाद पता चलेगा। अमेरिका, यूरोप और इसराइल की नज़र में मिडिल ईस्ट के अंदर जो उनका दुश्मन है वो ईरान है। ईरान को वो ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, और इसके लिए बड़ी तैयारियां, बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत हो रही है। ईरान के लोग भी जानते हैं इस बात को, बाकी लोग भी जानते हैं, समझते हैं सब। इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो मोसाद ने किया था, इसराइल की एजेंसी ने। तब हमको नहीं मालूम था पेजर अटैक के बारे में कुछ भी। अब हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था वो पेजर अटैक से, पेजर के वजह से हुआ था। ईरान ने उस खबर को, उस बात को पूरी तरह दबा दिया और यहाँ से इसराइल की हिम्मत बढ़ी। इब्राहिम रईसी की हत्या के मामले को जब ईरान ने दबा दिया तो यहाँ से इसराइल की हिम्मत बढ़ी। क्योंकि इससे पहले इसराइल का टारगेट ईरान, ये सबको पता है। इब्राहिम रईसी के बाद एक टेस्ट और किया इसराइल ने। दमिश्क, सीरिया की कैपिटल में ईरान के काउंसलेट पर निशाना बना करके उन्होंने हमला किया और यह कई सारे ईरान के ऑफिशियल मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और वो जवाबी कार्रवाई कुछ इस तरह की थी कि अपने तमाम हमलों के बारे में, अपने हथियारों के बारे में पूरी डिटेल ईरान ने पहले ही साझा कर दी थी इसराइल के साथ। हम हमले करेंगे, किस लेवल के हमले करेंगे, कौन से ड्रोन हम भेजेंगे यहाँ से, कौन से मिसाइल फायर करेंगे, वो पूरी जानकारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ईरान की तरफ से दी गई थी। इसराइल, अमेरिका और यूरोप के मुल्कों ने उसका बचाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। ऐसे ड्रोन भेजे थे ईरान ने, तो आराम से टहलते हुए, जैसे कहना चाहिए, 2-2 किलो एमिनेशन उनमें रख के भेजिए इसराइल की तरफ, बहुत स्लो स्पीड के साथ। 1-2 दिखावे के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर किए गए। उनसे थोड़ा नुकसान भी हुआ इसराइल को 1-2 जगह पर, लेकिन वो नूरा कुश्ती जैसे कहते हैं वैसा था। दुनिया को ये दिखाना था कि हमने कार्रवाई की है इसराइल के ख़िलाफ़, मैसेजिंग के लिए था। और इसराइल और अमेरिका टेस्ट कर रहे थे ईरान को, वो ईरान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, तमाम बातों के बारे में समझ गए। इसीलिए हम कह रहे थे कि ईरान हमला नहीं करेगा इसराइल के ऊपर, इस्माइल हनिया की हत्या के बाद भी। और आज तक नहीं किया ईरान ने हमला। फ़लस्तीन के अंदर जो जंग चल रही है, वो जंग फ़लस्तीन के जो संगठन है वो लड़ रहे हैं। उनको जो गाइडलाइन मिल रही हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कोई किसी तरह का कोई डिवाइस, इंटरनेट, फ़ोन, पेजर, व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अपना संदेश भेजना होता है या सिनवर को,
तो लिख करके कोड वर्ड्स में भेज देते हैं और वो पहुँच जाता है जॉर्डन या इजिप्ट या जहाँ कहीं भेजना होता है, कतर वगैरह। अब जो फ़लस्तीन के रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनकी जो रहनुमाई है वो चीन के एक्सपर्ट्स और नॉर्थ कोरिया के एक्सपर्ट्स वो कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की जो रहनुमाई थी वो कर रहा था ईरान। ईरान की सारी टेक्नोलॉजी सब यहाँ पर एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से। और जो नए राष्ट्रपति ईरान के अंदर बने हैं उनको लेकर के भी बड़ी चिंताएं अब पैदा हो गई हैं जो हुआ है। नसरुल्लाह की हत्या के से ईरान के राष्ट्रपति पर सवाल खड़े हो गए जो नए राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी के बाद। उन्होंने 28 जुलाई 2024 को शपथ ली थी। उसी शपथ ग्रहण समारोह में इस्माइल हनिया शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। अट्ठाईस जुलाई को 31 जुलाई को फवाद शुक्र की हत्या हो जाती है। 1 जुलाई को इस्माइल हनिया की हत्या हो जाती है और फिर अब हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। ईरान के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो एक उदारवादी हैं, पश्चिम के समर्थक हैं, ऐसा ही माना जाता है उनके बारे में। 2015 में परमाणु समझौते जो न्यूक्लियर एक एग्रीमेंट उसको वो चाहते हैं जिंदा हो। इनके राष्ट्रपति बनने के बाद रेसिस्टेंस को भारी नुकसान हुए। इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति रहते हुए जब तक वो हयात थे तब तक चीज़ें ठीक चल रही थी। अब यहाँ पर एक सवाल ऐसे ही मनगढ़ंत पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोसाद और CIA ने पेशिकान जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं उनको स्थापित किया हो और रईसी को इसीलिए हटाया गया रास्ते से। गौर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उनके सत्ता में आने के बाद ईरान में मोसाद की जो रीच है, अप्रोच है, पैठ है, वो दसियों गुना बढ़ गई है। और ईरान की नाकामयाबी को हसन नसरुल्लाह की मौत जाहिर कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं ट्रोजन हॉर्स हों। कुछ भी हो सकता है, ये समझ लें आप, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, क्योंकि ये मजहबी जंगें हैं, धार्मिक जंगें हैं, मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगें हैं जो अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए लड़ी जा रही हैं हज़ारों साल से, और ये चलती रहेंगी क़यामत तक। हसन नसरुल्लाह जैसा लीडर वो 15 फीट 20 फीट नीचे बंकर में बेसमेंट में क्यों था? ये ईरान की जो इंटेलिजेंस है उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब ये सबको मालूम है कि अमेरिका और इसराइल के पास जो बंकर बस्टर्स हैं वो कितनी नीचे तक जा कर के तबाही कर सकते हैं। 25 से 30 फीट 30 मीटर तक नीचे जा कर के वो तबाही कर सकते हैं।
अब हसन नसरुल्लाह 15 फीट नीचे बंकर में क्या कर रहे थे, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि 300 मीटर नीचे उनका बंकर है। 2016 के बाद से वो कभी अपीयर नहीं हुए पब्लिक में, जमीन के अंदर ही रहते थे, बंकर या बेसमेंट के अंदर। याहिया सिनवर को इसराइल की सारी फोर्स, अमेरिका की सारी फोर्स, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी तलाश कर रही हैं, याहिया सिनवर को तलाश नहीं कर सके, सिर्फ इसलिए कि याहिया सिनवर की जो एजुकेशन है वो चाइना और नॉर्थ कोरिया ने की है। नसरुल्लाह फॉलो करते थे ईरान की जानकारियों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अब क्या होगा, नसरुल्लाह तो नहीं रहे, मारे गए, अब क्या होगा? अब पीस प्रोसेस जो चल रहा था, तो बार बार इसराइल की कहने पर उसको आगे बढ़ाया जाता था। कभी कतर में, कभी इजिप्ट में, कभी फ्रांस में बातचीत होती थी जंगबंदी के लिए। अब उम्मीद ये कि बहुत जल्दी जंगबंदी फ़लस्तीन में हो जाएगी। बहुत बड़ा जो टारगेट था इसराइल ने अचीव कर लिया है वो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद। अब नेतन्याहू एक विनर के तौर पर, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, हारा हुआ शख्स था, वो एक विजेता के रूप में अपनी जनता को कह सकता है हमने नसरुल्लाह को मार दिया। टोटल जो टॉप लीडरशिप थी हिजबुल्लाह की वो ख़त्म हो गई है, हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये और बता दें आपको, हमास या हिजबुल्लाह जैसे संगठन या आरएसएस जैसे संगठन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कई दर्जे की लीडरशिप ऑलरेडी पहले से ही तय हो जाती है। थोड़ा सा दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए सोच विचार के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए रुकावट आ जाती है या ठहराव आ जाता है, मगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मारा जा रहा है। ऐसे इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसके कोई सैनिक मारे जाते हैं, कोई सेना का टॉप लीडर मारा जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम इसके मारे जाने के बाद फला है हमारे पास। ये जंगें चलती रहेंगी, ये प्रॉफिट एंड गेन की जंगें हैं, ये रिलीजियस जंगें हैं, और रिलीजन इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। रिलीजन के ज़रिए लोग हुकूमतों में पहुँचते हैं, मज़े करते हैं, दौलत कमाते हैं, पोजीशंस पाते हैं। ये जंगें चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं क़यामत तक। एक नसरुल्लाह ख़त्म होगा, सैकड़ों नसरुल्लाह मौजूद है, मगर जहाँ गलती हो उसको सुधार कैसी होना चाहिए, कैसे भी। खुदा का शुक्र मुसलमान कौम वो सुधार करने के लिए तैयार होती नहीं। वो ज़ौम में हम अशरफुल मखलूक हैं, और हमारे लोगों ने अब से 1400 साल पहले बड़ी बड़ी ताकतों को, दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त दी थी। वो वही ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। जंगें चलती रहेंगी। इनडिसिप्लिन जिस सोसाइटी में होता है, जिस कौम में होता है, उसका हश्र बुरा होता है।
बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इनडिसिप्लिन है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये दोनों बेस हैं कौमों की तरक्की के लिए। चलता रहेगा ऐसे सब कुछ, रोक नहीं सकते। आपका मुकाबला दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों से है, झूठे बक्कार फरेबी लोगों से है। और आप गुमराह होकर के, अनजान होकर के उससे नहीं जीत सकते आसानी से। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, सारी टेक्नोलॉजी, सारी दौलत, टोटल कंट्रोल वर्ल्ड का उनके हाथ में है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लंबी डब्बी दाढ़ियाँ, कितने सारे मौलवी हैं। वो ऐसे मौलवी जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा तावीज़ दे देते हैं जो बच्चा पैदा ना हो, बच्चा पैदा हो जाए, कारोबार किसी का रुका हुआ है, कारोबार चालू हो जाए, दुश्मन पे शिकस्त हासिल करने के तावीज़ देते हैं मौलवी लोग। मारो या नेतन्याहू को। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अटल बिहारी अपनी मौत मरे, अडवाणी अभी जिंदा है, सारे लोग मौजूद हैं। ये मौलवी कहाँ गए जो चमत्कार खुदाई का दावा करने वाले लोग हैं? इनको पकड़ के गन्ने के रस की मशीन में पैरों की तरफ से झूठे मक्कार फरेबी बदमाश लोग, मुसलमानों के अंदर पूरा माशरा खराब हो चुका है, सोसाइटी खराब हुई है। गुरबत को, हम हर बात को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम मदरसा मुसलमानों के पास मौजूद है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप पुराने कपड़े खरीदिए बाजार से, बच्चों को पढ़ाइए, मगर भूखे रह सकते रहिए, कोई आफत नहीं आ रही। हज़रत निजामुद्दीन की ज़िंदगी पूरी फाकों में बीती। तालीम हासिल करिए। सियासी तौर पर सारी ताकत सियासत के हाथ में होती है, हुकूमत के हाथ में होती है। आप है नहीं कहीं हुकूमत में। हिंदुस्तान में देखें आप कहाँ हैं, कौन पूछ रहा है आपको? दुनिया में देखें क्या पोजीशन है आपकी, कौन पूछ रहा है आपको? आप ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, कौन पूछ रहा है आपको? सारी ताकत, सारी कुव्वत सियासत के हाथ में होती है। पार्टिसिपेशन अपना सियासत में कायम करें। जब तक सियासी ताकत में आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई हैसियत नहीं आपकी। यह चाहे मुल्कों के लेवल पर हो या दुनिया के लेवल पर। हम अपने तौर पर ताकतवर हो सकते हैं, हमारी हैसियत बाहर तो कुछ नहीं। दौलतमंद हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं अपनों के लिए, बाकी तो आप है नहीं ना कहीं। पढ़ें, किताबें खोलें, इतिहास की किताबें खोलें, पढ़ें, मगर कोई भी मौलवियों के बदमाशी से बच के रहें। इनको दीन के बारे में जानकारियाँ नहीं है। इनका जो दीन है खाना कमाने के लिए है, पेशा है, पेशेवर लोग हैं ये, बिजनेसमैन। बचें इनसे। नसरुल्लाह जैसे कितने हुए, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, और उससे पहले हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली, मुख्तार, कितने हुए, लड़ ही रहे, लड़ते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा।
ताकत का मुकाबला ताकत से हुआ करता है, ज़बानों से नहीं, फालतू की बयानबाजी से नहीं। ताकत का मुकाबला ताकत से हुआ करता है। ताकतवर बने, कोशिश करें। शुक्रिया आप सभी का।